क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था पिछली क्लास में क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा हमने। एक एक चीज को हमने डिटेल में वहां पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार का जो है वो इसका थैलेकॉइड होता है, क्या ग्रेना होता है, फ्रेट सिग्नल क्या होता है। तो कई सारे टर्म को हमने वहां पर समझा, ठीक है ना। देखो बेटा, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी ईयर का आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे, आपको लगेगा कई सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर के। तो इस चैप्टर में क्या है, कई सारे चैप्टर की रूट छिपी हुई है बेटा, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। कई बच्चे इस बात को लेकर पैनिक कर रहे हैं, सर एक चैप्टर को यदि हम 30 लेक्चर तक पढ़ेंगे तो सिलेबस कब पूरा होगा? चिंता मत कीजिए, सिलेबस आपका टाइम पर ही पूरा होगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बेसिक फंडामेंटल वाले चैप्टर होते हैं बेटा, वहां समय देना जरूरी होता है ताकि आगे के चैप्टर में हम समय को सेव कर सकें, ठीक है ना। क्लियर? और यदि आपको बहुत तेज स्पीड में पढ़ना चाहते हैं आप, तो YouTube पे बेटा सारे लेक्चर डले हुए हैं पहले के, लास्ट ईयर के। आप अपने मन से जो चाहे वो लेक्चर वहां पर देख लें, के। लेकिन आपको यदि सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है तो आपको मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है कमांडोज। चलिए, तो सबसे पहले तो आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा बेटा, आपको बताना है। नंबर एक, पहला मतलब मैं पहला क्वेश्चन आपसे करूंगा कि बताइए बेटा, व्हाट इज प्लास्टोग्लोबुलाई के प्लास्टोग्लोबुलाई क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज प्लास्टोग्लोबुलाई? प्लास्टोग्लोबुलाई क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज क्वांटासोम? क्वांटासोम क्या होता है? व्हाट इज क्वांटासोम? ठीक है, क्वांटासोम क्या होता है? ठीक, प्लास्टोग्लोबुलाई क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर। एंड आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंटिव होकर बताना है क्या फर्क दोनों के बीच में है, ठीक है ना। बिल्कुल सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको बताना है, क्लियर। फॉर्मूला लिखा हुआ ऑलरेडी हमने बताया हुआ आपको, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपसे किए बेटा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है किस प्रकार से जो है वो प्लास्टिड आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। हमने प्लास्टिड्स की बात की थी, हमने कहा था फियोफ्लास्ट होते हैं, रोडोप्लास्ट होते हैं, कि हमें फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में फियोफ्लास्ट देखने मिलते हैं, और रेड एल्गी जो है रोडोफाइसी में हमको रोडोप्लास्ट देखने मिलते हैं, ठीक है। जो फियोप्लास्ट होते हैं उनमें क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट देखने मिलता है हमको। रोडोप्लास्ट में फाइकोइथिलीन पिगमेंट अधिक संख्या में देखने मिलता है, इसलिए रेड एल्गी रेड कलर की होती है। ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों होती है? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है बेटा हमने, ठीक है ना, क्लियर। फिर देखा हमने, ये हमें ब्राउन एल्गी दिखाई पड़ रहा है और रेड एल्गी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हमने ये डायग्राम देखा था। इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा बेटा, ये एनसीईआरटी का फिगर है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, यानी एग्जामिनर इसको सीधा सीधा पूछ सकता है, इसलिए एकदम दिमाग में रहना चाहिए, क्लियर, ठीक है ना, ठीक। तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, हम थैलेकॉइड बोल रहे हैं। थैलेकॉइड के ढेर को क्या बोल रहे हैं बेटा? हम ग्रेना बोल रहे हैं, ठीक है ना। और दो ग्रेना के बीच में जो कनेक्शन, जो लैमेली जोड़ रहा है, उसको हम स्टोमा लैमेली बोलते हैं, फ्रेट सिग्नल बोलते हैं, या इंटरग्रेनल लैमेली कहते हैं। सारे नाम याद रखिएगा आप, क्लियर, ठीक है, ठीक। चलिए, तो आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस के ऊपर, क्या काम करता है। देखो बेटा, हम सारे लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या? वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा सनलाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंथेसिस मतलब होता है निर्माण करना, के जब, ध्यान से बात सुनना बेटा, के जब ग्रीन प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और रॉ मटेरियल के रूप में CO2 प्लस H2O का इस्तेमाल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, क्लियर, ठीक। सनलाइट का इस्तेमाल किया, HMU से लिखा, सनलाइट का यूज किया इन्होंने। क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में ये काम करते हैं इनके, और क्या बनता है बेटा? वहां बनता है शुगर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहां पर कि जो है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो मेन मॉलिक्यूल बनता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। इसी को बनाने का जो है वो उद्देश्य होता है, ठीक है, पर्पस यही होता है। जो सह उत्पाद के रूप में बाई
प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। वो कहां क्या निकलता है? ऑक्सीजन के। तो याद रखना बेटा, ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन वाला जो प्रकाश संश्लेषण है उसका सह उत्पाद होता है। जब हम बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इसका मतलब यह होता है कि इस प्रकार की फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअली बेटा होता क्या, ध्यान से अब बिल्कुल एक दिमाग में एक हम जो है वो एक आउटलाइन बनाकर रखेंगे, क्योंकि आगे हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे सब चीजें काम आएंगी। ऐसा मानते हैं हम, जो CO2 है कि CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन CO2 से मिल गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए तो वाटर से निकाला हमने हाइड्रोजन। किससे निकाला हमने? वाटर से हाइड्रोजन निकाला। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन CO2 से आ गया, हाइड्रोजन को उसमें ऐड करना हुआ। इसका मतलब CO2 में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। याद रखिएगा बेटा, रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को दे देना है, कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो रिड्यूस कहलाएगा, हाइड्रोजन को रिसीव करेगा रिड्यूस कहलाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा रिड्यूस कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, हाइड्रोजन को लूज करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन को लेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो CO2 है, हम क्यों कहते हैं? हम कहते हैं शुगर सिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस को या शुगर के निर्माण को हम बोलते हैं कि ये CO2 का अपचयन है, CO2 का रिडक्शन है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हमें कि CO2 में हमने वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन निकाल के जोड़ दिया है, इसलिए CO2 का रिडक्शन हो गया और वो शुगर मॉलिक्यूल बन गया। अब वाटर मॉलिक्यूल से यदि आपने हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बच गया? बच गया ऑक्सीजन जो बाहर निकल गया। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो कहां से निकलता है? वाटर से निकलता है कि CO2 से निकलता है? वो वाटर के टूटने पर निकलता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए बेटा, ये छोटी छोटी स्टेप है ना, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन, सारे एग्जाम के MCQ के। चलिए तो अभी हम समझते हैं बात को कि जो सबसे पहला है ना, फर्स्ट फंक्शन जो है इसका क्या है बेटा? द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस के। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? वो होता है प्रकाश संश्लेषण करना है। इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। ये एक 2 पदों वाली प्रक्रिया होती है, 2 पदों वाली क्रिया होती है, 2 स्टेप वाली प्रोसेस होती है। अब 2 स्टेप बोले तो क्या? देखो बेटा, अब इसमें क्या होता है, अब हम जो है यहां से थोड़ा बाहर निकल के बिल्कुल अपने तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमको करना क्या है? देखिए प्रकृति का पर्पस क्या है? प्रकृति का पर्पस यह है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य का प्रकाश है, सोलर एनर्जी है, उसको आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा को, नेचर में एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को केवल आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम तो यह कि सोलर एनर्जी को पकड़ना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे घर में जब खाना पकता है ना तो सबसे पहले क्या होता है कि मम्मी प्रॉपर तैयारी करती है भाई कि अब हम जब हम जो है वो प्रॉपर तैयारी कर लेंगे उसके बाद हम खाना पकाना शुरू करेंगे। वैसे ही आप समझ लीजिए कि पर्पस ये है कि सोलर एनर्जी को, सूर्य के प्रकाश को पकड़ना है और उसे फूड में कन्वर्ट करना है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि सेल उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अब कैसे होगा ये प्रोसेस? तो सबसे पहले अब जो है प्रकृति ने, अब सुनिए पहले कहानी सुनते हैं फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें के, फिर पढ़ेंगे बेटा क्या लिखा है ना। तो क्या हुआ कि ये जिम्मेदारी किसने ली कि उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि सोलर एनर्जी तो जो है वो ऊर्जा है, पैकेट के रूप में आ रही, फोटॉन्स बोलते हैं, और उस एनर्जी को, जो एनर्जी फोटॉन के अंदर है उसे हम क्वांटम एनर्जी कहते हैं, क्वांटम एनर्जी कहते हैं। क्लियर? सबसे पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो पिगमेंट्स हैं वो सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं, दे ट्रैप, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। बोलते हैं भैया तुम्हारा काम है इस एनर्जी को कैसे तुम्हें करवाना है आगे काम, ठीक है। जैसे पहले के जमाने में आपने देखा हो कि एंटीना होता था कि टेलीविजन देखने के लिए पहले एंटीना हुआ करते थे। पापा से पूछिएगा के तो वो एंटीना यदि नहीं लगा हो तो टीवी नहीं देख पाएंगे आप। अभी तो हम केबल नेटवर्क सबका यूज करते हैं। तो समझ लीजिए आप
कि जो एंटीना मॉलिक्यूल, जो एंटीना है वो सारा सिग्नल लेके जाए एक जगह पे बूस्टर, एक एंटीना होता था और एक बूस्टर नाम का इक्विपमेंट होता था। अभी यदि आपके घर में डिश टीवी लगा हो या टाटा स्काई लगा हो तो आप देखेंगे कि उसमें भी गोल छतरी होती है और एक मशीन ऊपर लगी होती है। तो गोल छतरी पूरे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है उस मशीन के ऊपर के, और वो मशीन जो होती है ना वो सिग्नल को रिसीव करके फिर आपको सिग्नल देती है। आजकल आप देखेंगे कि कई लोग जो है वो केबल नेटवर्क की बजाय लोग टाटा स्काई को या जो है डिश टीवी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसको प्रेफरेंस मिलता है। तो देखा आपने वो छतरी कैसी होती है, वो छतरी ऐसी होती है, ऐसी छतरी होती है वो, ठीक है, ऐसी मशीन लगी होती है उसमें, ठीक है, ऐसी छतरी होती है, ऐसी मशीन लगी होती है उसमें, ठीक है ना। इमेजिन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करते हैं कि वो जो छतरी लगी है ना डिश टीवी की या टाटा स्काई की छतरी लगी है ना, वो छतरी जो है वो तमाम पिगमेंट मॉलिक्यूल है, जो कैरोटीनॉइड भी होंगे, क्लोरोफिल बी भी होंगे, क्लोरोफिल ए भी होंगे यहाँ पे। लेकिन जो छतरी में जो मशीन लगी है ना, मेन मशीन, वो सारे सिग्नल को रिसीव करती है और उसको प्रोसेस करती है। वैसे ही मेन मशीन होती है रिएक्शन सेंटर, जो क्लोरोफिल ए का बना होता है। किसका बना होता है? जो क्लोरोफिल ए, मेन मॉलिक्यूल उसमें क्लोरोफिल ए होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्लोरोफिल ए काम क्या करता है? देखो सिंपल सी बात है कि क्लोरोफिल ए वो मॉलिक्यूल होता है जो सोलर एनर्जी को रिसीव करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करता है। और हमें मालूम है केमिस्ट्री में कि जैसे ही एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के अगले ऑर्बिट में घूमने लगते हैं, और एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के अगले वाले ऑर्बिट में घूमने लगते हैं, और फाइनली एनर्जी यदि बहुत अधिक हो जाती है तो ऑर्बिट छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन खट से बाहर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? और जिस मॉलिक्यूल से, जिस एटम से बाहर निकल गया वो एटम रहता है ऑक्सीडाइज्ड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसका। क्यों बाहर निकल गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी बढ़ गई थी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्रॉस करते करते आउट हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर? आई बात समझ में? अब ऐसा ही होता है कहां पर? फोटोसिंथेसिस की पहली प्रोसेस में पढ़ेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपको फोटोसिंथेसिस ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ में कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे फंक्शन की, तो बेसिक फ्रेमवर्क समझ रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने एनर्जी को लिया और क्लोरोफिल ए को दिया, क्लोरोफिल ए ने जो अपना इलेक्ट्रॉन आगे की ओर रिलीज किया उसने। मतलब यह है, कुल मिला के पर्पस यह है कि एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया। और ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना, इनको ही संभाल कर रखने का काम होता है शुगर मॉलिक्यूल का। और यही वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं और इनकी एनर्जी को निकाल लेते हैं। कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ खेल जो है ना वो यही है कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया और इसी को कैरी करते हुए फूड तक लेके आए, वहीं निकाला हमने इसको, और रेस्पिरेशन में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया में यूज किया और इसका ही एनर्जी निकाला। समझ में आ रही बात? मतलब हम क्यों बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को निकाल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आई कहां से? सोलर एनर्जी से आया। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रिया है। यहां एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल पर शिफ्ट किया गया, वहां एनर्जी निकाल के इलेक्ट्रॉन को वापस से न्यूट्रलाइज नीचे के लेवल पर शिफ्ट किया गया। है ना मजे की बात? तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, और लाइट की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी ताकि आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सके। और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी को संभाल के तो रखना पड़ेगा। उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसी को संभाल कर रखना पड़ेगा। तो जो मॉलिक्यूल वहां उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को संभाल कर रखने के लिए सामने आते हैं, बोलते हैं हम पर भरोसा रखो, हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लूज नहीं होने देंगे और संभाल कर रखेंगे। वो मॉलिक्यूल है NADP प्लस के, और ये उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेके बन जाते हैं NADPH2 बन जाते हैं, NADPH2 बन जाते हैं, NADPH या H2 बोलते हैं, वो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला तो हो गया। अब लाइट रिएक्शन समझो बात के। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ बेटा? मेरी बात ध्यान सुन के। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को पकड़ा, उसके इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरोफिल ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में शिफ्ट किया, और उस इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे डोनर को दे दिया जो इलेक्ट्रॉन को संभाल कर रखेगा और शुगर मॉलिक्यूल में शिफ्ट कर देगा। यही करना पड़ेगा। मतलब लाइट रिएक्शन में आपको चाहिए पिगमेंट्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कहां पर होते हैं? ग्रेना में होते हैं। कहां होते हैं बेटा? ग्रेना में होते हैं। इसका मतलब लाइट रिएक्शन कहां पर होगी? ग्रेना में होगी। संदेह नहीं। ग्रेना में क्या थैलेकॉइड है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? वो प्लेट के रूप में, लड्डू की प्लेट के रूप में प्रेजेंट है ना। मैंने कहा था क्वांटासोम्स, वैसे प्रेजेंट है। एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी कहा था। क्लियर? चलो, अब क्या हुआ? लाइट रिएक्शन ने कहा कि देखो हमारा काम तो ये है कि सोलर एनर्जी को लिया, इलेक्ट्रॉन को हाई ऑर्बिट पर पहुंचाया हमने, और वो जो तुमको दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये NADP प्लस के पास इलेक्ट्रॉन तो आ गया है, पर ये
H कहां से आया? अरे भैया हमको CO2 को रिड्यूस करना है कि नहीं करना? तो CO2 को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन आएगा कहां से? वाटर के तोड़ने से आएगा। वाटर को कहां तोड़ोगे? लाइट रिएक्शन में तोड़ोगे, क्योंकि वाटर को तोड़ने के लिए भी यू नीड एनर्जी। वाटर को तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पे तोड़ोगे उसको। आप जब तोड़ोगे हाइड्रोजन को, अब लाइट रिएक्शन में क्या किया आपने? दो काम कर लिए आपने। NADP+ से कहा देख भाई, एक तो तू इलेक्ट्रॉन को संभाल कर रखना और एक ये हाइड्रोजन को संभाल कर रखना। हाइड्रोजन तू CO2 को देना, इलेक्ट्रॉन भी CO2 को देना, वो CO2 शुगर में कन्वर्ट होगा और शुगर बनाने के लिए यही हाइड्रोजन की तो रिक्वायरमेंट होगी। NADPH2 ने बोला बिल्कुल चिंता मत करो, हम संभाल कर रखेंगे, हम पर भरोसा करो, हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वैसा का वैसा CO2 को दे देंगे और तुम्हारे CO2 को शुगर में कन्वर्ट होना है ना, उसको हम हाइड्रोजन भी देके आएंगे। तो NADPH2 बना। वाटर बोलता है अच्छा मेरे को तोड़ दिया, मेरा क्या? लाइट रिएक्शन में वाटर से बोलता है देखो तुम्हारा हाइड्रोजन ले लिया ना हमने, ऑक्सीजन लेके बाहर निकलो, चलो हो गया काम खत्म, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? लाइट रिएक्शन में हुआ है वाटर मॉलिक्यूल टूट गया, NADPH2 बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। फिर अंदर से आवाज आई, अरे भैया सब तो तुमने कर लिया पर कुछ ATP मेटीपी बना लेना, कुछ ना कुछ एनर्जी भी तो लगेगी। आप तुम बोल रहे हो CO2 को गैस तो चालू करोगे, कुछ तो करोगे ना काम भाई, खाना पकाने के लिए CO2 को तुमको जो रिड्यूस करके शुगर बनाना है तो यूनिट सम एनर्जी। ठीक है भाई, कुछ सोलर एनर्जी को हम ATP में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सनलाइट का यूज किया, ATP भी बना लिया। मतलब क्या क्या बना लाइट रिएक्शन में? ATP बन गया, NADPH2 बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब ये सारे केमिकल कहां पहुंच गए? ये पहले ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल दिया, NADPH2 और साथ में क्या है बेटा? ATP। ये पहुंच गए स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा ने बोला देखो भैया हमारे पास एंजाइम है जो दुनिया में सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन है, मोस्ट फेमस प्रोटीन मॉलिक्यूल है रिबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? रुबिस्को कहते हैं। वो हमारे पास है, ठीक है, चिंता मत करो, हम CO2 को शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। पर हमको सामान चाहिए, क्या चाहिए? हमको रेसिपी बनानी है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए है तुम्हारा NADPH2 लेके आओ, तुमसे इलेक्ट्रॉन लेंगे और प्रोटॉन लेंगे, हम हाइड्रोजन लाने लेंगे। ठीक है, NADPH2 ने कहा हम दे देंगे। हमको थोड़ा एनर्जी लगेगा, ATP लाए हो? हाँ ATP भी लाए हैं हम लोग सनलाइट से बना के, वो भी मिल गया आपके। तो ATP का इस्तेमाल हुआ, NADPH2 का इस्तेमाल हुआ, CO2 को रिड्यूस किया और वो बन गया कार्बोहाइड्रेट, बन गया शुगर मॉलिक्यूल बन गया। प्रोसेस को बोला हमने केल्विन साइकिल। क्या बोला इसको हमने? केल्विन साइकिल। क्यों बोला केल्विन साइकिल? अरे मेल्विन केल्विन ने खोज के बताया, मेल्विन केल्विन ने खोज के बताया तो उसको केल्विन साइकिल बोल दिया हमने। यहां पे क्या सनलाइट डायरेक्ट लगेगा? नहीं, यहां पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लाइट ने अपना काम कर चुका है। हाँ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट उत्पाद चाहिए हमको, पर डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट यहां पर हमको नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होता है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है ना। जो मैंने कहानी सुनाई उस कहानी को दिमाग में रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सोलर एनर्जी को, सूर्य के प्रकाश को हम क्लोरोफिल की हेल्प से ट्रैप करते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और ये रिएक्शन कहां होती है? ग्रेना में होती है बेटा, के इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे बड़ा शॉर्ट में लिखा, हम आगे एक फ्लो चार्ट में देखेंगे क्लियर। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल ने ट्रैप किया और इसको जो इन्होंने एटीपी में भी कन्वर्ट किया, और ये प्रोसेस कहां होती है? वो होती है ग्रेना में होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? एंजाइम रुबिस्को जो होता है, रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन तो यही है कि लाइट रिएक्शन कहां होती है बेटा? ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन कहां होती है? वो स्ट्रोमा में होती है। सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। मतलब व्हाट आर दी रॉ प्रोडक्ट? क्या आपको कच्चे पदार्थ चाहिए? आपको यदि फोटोसिंथेसिस करना है तो व्हाट यू नीड? यू नीड सनलाइट, यू नीड CO2, यू नीड वाटर मॉलिक्यूल के। क्या सह उत्पाद है? बाई प्रोडक्ट क्या है इसका? ऑक्सीजन इज दी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट के, और साथ में शुगर मॉलिक्यूल बनता है ना, ठीक है, मेन प्रोडक्ट के रूप में। चलिए, अब ये फ्लो चार्ट सारे बच्चों को याद होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब
प्लांट फिजियोलॉजी में इस चैप्टर में भी कई बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उनका उत्तर आपको केवल इस चार्ट से मिल जाता है। देखो Na आप देख रहे हो, सन देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सन दिखाई पड़ रहा है के, और हम देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को किसने रिसीव किया बेटा, उसको जो है वो लाइट ट्रैक्शन में हुआ, और ये लाइट ट्रैक्शन कहां पर हुआ बेटा, ये हुआ है इन ग्रेना। ये कहां हुआ, ये हुआ ग्रेना में, ठीक है। डार्क ट्रैक्शन कहां हुआ, ये हुआ स्ट्रोमा के अंदर हुआ है, ठीक है। बिल्कुल जैसा फ्लो चार्ट दिखा वैसा बनाना। क्या आप देख रहे हैं, लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को लिया गया, वाटर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया गया, वाटर मॉलिक्यूल को बेटा यूज किया गया, वाटर मॉलिक्यूल को यूज किया गया, ठीक है। ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया, सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकला, और लाइट रिएक्शन में बना क्या, एटीपी बना और NADPH बना, एटीपी बना और NADPH.H, ठीक है। NADPH2 बोलते हैं, NADPH.H, ठीक है ना, क्लियर। क्या बना बेटा, NADPH2 बना, ATP बना, और इस NADPH और ATP का इस्तेमाल कहां हुआ, डार्क रिएक्शन में हुआ। डार्क रिएक्शन में CO2 को इस्तेमाल किया और शुगर का फॉर्मेशन किया, और शुगर मॉलिक्यूल बनेगा यहां पे C6H12O6, शुगर मॉलिक्यूल का यहां पर फॉर्मेशन हुआ, क्लियर। तो लाइट रिएक्शन के उत्पाद क्या, देखिए ध्यान से बात सुनिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं ATP, NADPH2, और बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन के। वाटर मॉलिक्यूल कहां इस्तेमाल होता है, लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, यूज होता है के। और लाइट रिएक्शन कहां पर ऑपरेट होता है, तो लाइट रिएक्शन ऑपरेट्स इनसाइड द ग्रेनाट के, क्लियर, ठीक है, क्लियर। फिर डार्क रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कौन से लाइट रिएक्शन के उत्पादों की रिक्वायरमेंट होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन रिक्वायर्ड टू बिगिन द डार्क रिएक्शन, तो आंसर उसका होगा ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। CO2 के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कहां से आता है, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से आता है। कौन उस हाइड्रोजन को लेके आता है, उस हाइड्रोजन को NADPH लेके आता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन के परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, शुगर मॉलिक्यूल बनता है। डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं, स्टोमा के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर। ये सारे MCQ बेटा, सारे क्वेश्चन है जिनके हमने आपने उत्तर दिए यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रुबिस्को एंजाइम के बारे में हम बात करते हैं कि दिस इज दी रुबिस्को, ठीक है। रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इज ए इन प्लांट इज ए कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, ये एक जटिल और कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रुबिस्को एंजाइम है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो रुबिस्को है, और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसमें कि 16, जिसमें कि 16 पेप्टाइड, 16 इसमें जो है वो 16 यूनिट होती है इसके अंदर के, इसमें 16 सब यूनिट होती हैं, 8 लार्ज होती हैं और 8 स्मॉल होती है, तो इसको हम L8 और S8 भी कहते हैं इसको हम, के इसमें 8 जो है वो बड़े साइज की कैटालिटिक सब यूनिट होती है, जिसको CpDNA जो क्लोरोप्लास्ट का DNA है वो कोड करता है के, और 8 इसमें स्मॉल सब यूनिट होती है जिसको न्यूक्लियस का DNA कोड करता है। मतलब रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसको बनाने के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट के DNA के मैसेज की रिक्वायरमेंट होगी और न्यूक्लियस के DNA के मैसेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। जब दोनों के मैसेज मिलेंगे तभी ये एंजाइम बन सकता है। तो L8 मतलब लार्ज सब यूनिट, S8 स्मॉल सब यूनिट, इसको बनाइए, इनके मिलने पर फिर रुबिस्को एंजाइम बनता है, ठीक है। अब बाकी इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के और फंक्शन क्या है, तो हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का और फंक्शन है बेटा कि ये सनलाइट का इस्तेमाल करता है, एटीपी को बनाता है, और मैंने कहा था एटीपी बनने में क्या होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो एटीपी बनता है। तो मैंने कहा था चूंकि फॉस्फेट को जोड़ते हो और एटीपी को बनाते हो, इसलिए एटीपी का बनना फास्फोराइलेशन कहलाता है। जब सनलाइट का यूज करोगे तो फोटो फास्फोराइलेशन बोलोगे, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलोगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फोटो फास्फोराइलेशन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो एटीपी बनते हैं इससे, और ये एटीपी कहां इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं एटीपी का यूज करते हैं हम डार्क रिएक्शन में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा
देखा था आपने कि हमने जो डायग्राम बनाया था, हमने देखा था कुछ स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ मात्रा में फूड को भी इकट्ठा करता है, के फूड को भी स्टोर करता है, तो स्टार्च ग्रेन्यूल जो है उसके अंदर देखने मिल सकते हैं हमको। कुछ लिपिड के कण भी देखने मिलते हैं जिन्हें हम जो है वो प्लास्टोग्लोबुलाई कहते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर एक यूनिक प्रोसेस देखने मिलती है, हम बोलते हैं प्रकाशीय शोषण, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसको अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, जब हम पढ़ेंगे C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, CAM प्लांट क्या होता है, तब बात करेंगे। अभी इतना याद रखिएगा कि कुछ प्लांट, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट हैं वो C3 प्लांट होते हैं। C3 प्लांट बोले तो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है, पहला उत्पाद बनता है, वो 3 कार्बन वाला बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है, ध्यान से बात सुन के, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में डार्क रिएक्शन में पहला जो उत्पाद है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, वो 3 कार्बन वाला बनता है, जिसे फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम C3 प्लांट कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको हम C3 प्लांट कहते हैं। क्लियर? तो ये हमको बात, तो मैंने कहा अब C4 क्या होता है, CAM क्या होता है, ये बाद में बात करेंगे, अभी हम कॉम्प्लेक्स। C3 प्लांट में ये होता है बेटा, जो मुख्य एंजाइम होता है, जो सारा काम संभाल रहा होता है, फ्रंट एंड पे खड़ा होता है सारा काम करने के लिए, वो रुबिस्को होता है। अब रुबिस्को एंजाइम का नाम क्या है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के। तो ये कभी कभी जो है CO2 की बजाय O2 को भी जोड़ लेता है, और जब O2 जोड़ता है तो वो रेस्पिरेशन के समान प्रोसेस है, शुगर नहीं बनेगा, वेस्टेज ऑफ उत्पाद वेस्ट हो जाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है एक बेड प्रोसेस है, इट्स अ बेड प्रोसेस, एक फॉल्ट है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रकाशीय शोषण जो है एक फॉल्ट होता है, और इस फॉल्ट में 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है। शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में, उसका मेन रिएक्शन होता है पर ऑक्सीसोम में, और प्रोसेस खत्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इतना अभी आप साइटोलॉजी के लेवल पे इतना ही याद रखिएगा कि प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस C3 प्लांट में होती है। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, बस। फिर C3 प्लांट में एक फॉल्ट होता है, वो ये होता है कि कभी कभी रुबिस्को एंजाइम CO2 की बजाय O2 को जोड़ देता है, तब एक प्रोसेस की शुरुआत होती है, इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये 3 सेल ऑर्गेनेल में जाके कंप्लीट होती है। शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट में, मेन रिएक्शन होता है पर ऑक्सीसोम में, और खत्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बस इतना दिमाग, तीनों का क्रम याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, देन पर ऑक्सीसोम, देन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर? देखिए आप, ये तीनों के तीनों जो इसमें पास होंगे, इन्वॉल्व होंगे। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. तो मतलब प्रोसेस की शुरुआत हुई क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, देन मेन रिएक्शन इसका कहां हुआ, पर ऑक्सीसोम में, और खत्म कहां हुआ, कि ये खत्म हुआ जाके कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में आके ये खत्म हुआ। ठीक है ना, क्लियर? दिमाग में रखना, इतना ही, इसके ऊपर अभी मत जाना बेटा, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पे। ठीक है, चलिए, अब यहां पर प्लास्टिड वाला हिस्सा पूरा होता है। अब हम समझ गए प्लास्टिड को। अब हमने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप जब सेल पढ़ना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि बेटा हम सब लोग जो है वो सेल के सफर पे निकले हुए हैं। मैंने कहा था कि एक टूरिस्ट के समान आप मेरे साथ रहिए, मैं आपका गाइड हूं, बैकपैक लगा लीजिए, चलो देखते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सेल वॉल को हमने नॉक किया। हमने, ये क्या है, सेल वॉल है, मिडिल लेमिला है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है। अंदर आके देखा, अरे ये क्या है, ये तो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, ये स्ट्रॉल दिख रहा है। अंदर आके दिखा, अरे अब क्या, अब हमने कहा था, फिर कहानी सुनी थी हमने कि सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, याद है कहानी? बस सिर्फ कहानी याद है कि बाकी चीजें भी याद है? तो वो देखा हमने।
फिर हमने देखा कि अच्छा चलो ठीक है, पहले सेमी ऑटोनोमस को समझ लेते हैं हम। तो सेमी ऑटोनोमस को समझा हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, हमने देखा प्लास्टिड। अब सेल में हमने घूम के देखा कि अब क्या पढ़े। आपने पूछा हमसे कि सर आप हमारे गाइड हो, हम तो टूरिस्ट हैं, बताओ अगला क्या देखना है। तो मैंने कहा देखो चारों तरफ, अपने सेल में अपने चारों तरफ देखो, घूम के देखो चारों तरफ। दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? मेम्ब्रेन का जाल, पूरा पूरा एक नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है मेम्ब्रेन का। आपने कहा क्या है सर ये? मैंने कहा देखो बेटा, तुम सेल के अंदर खड़े हो, मतलब एंडो, चारों तो तुमको मेम्ब्रेन 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 दिखाई पड़ रही है। आपने पूछा किसकी मेम्ब्रेन? अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जाल के समान दिख रहा है। आपने कहा सर ये बड़ी बड़ी सी थैलियां क्या है? हमने कहा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, छूना मत इसको, ये काम कर रहा है अपना, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। सर वो छोटी थैली बन के क्या आ रही है, बड़ी डरावनी दिख रही है, और ये देखो कहीं पे फट गई तो वहां का पूरा सब कुछ खत्म हो गया, वो क्या है? हमने कहा लाइसोसोम है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंजाइम को बना रहा है, प्रोटीन को प्रोसेस कर रहा है और वो थैलियों में भर भर के छोड़ रहा है। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता है कि चलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम तुमको बना के केमिकल दे रहे हैं, तुम प्रोसेस करो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक प्रकार से एक ट्रेनिंग एकेडमी के समान है। वो ट्रेन कर रहा है, प्रोटीन से बोल रहा है यहां पे तू ये ऐड कर ले, यहां पे तू ये ऐड कर ले, अब तू बन गया पुलिस वाला, अब तू बन गया है एंजाइम। अच्छा, ट्रेनिंग एकेडमी के समान है वो। फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स जनरेट किया, एक स्पेशल टास्क फोर्स जिसके पास में इतने खतरनाक एंजाइम कमांडोज हैं जो कहीं पे भी चले जाए सब खत्म कर देंगे, वो एकदम टफ, दे कैन डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। लाइसोसोम वो बन के आया। आपने कहा हाँ सर बात तो मजे की है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है वो मतलब। अब हमने कहा कि आपने कहा लेकिन सर ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? मैंने कहा देखो ये जो जाल दिख रहा है ना, बड़ा सा नेटवर्क चारों तरफ दिख रहा है, हमने इमेजिन कि आपके चारों तरफ एक बड़ा सा एक जाल है, पूरा नेटवर्क गया हुआ है मेम्ब्रेन का, ठीक है, एंडो अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम जाल के समान। ये बड़ा एक्टिव सिस्टम है, ये थैलियां बना बना के छोड़ रहा है, वो थैलियां आगे जाके चपटी हो रही हैं, फ्लैट हो रही हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो है अलग अलग तरह के प्रोटीन को प्रोसेस करके जो है थैलियों को रिलीज कर रहा है। मतलब ये सब मिलके एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, सब में संबंध है कोई ना कोई, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। और इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में अधिकांश हिस्से पर अपनी मेम्ब्रेन फैला रखी है चारों तरफ। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है ये? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर? चलो देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। पूरा बायोलॉजी एक फिक्शन के समान है, समझिए, आपकी एक स्टोरी है और कहानी में के किरदार को समझने की कोशिश कीजिए बेटा, पूरा चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा। क्या कहा? While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, के देखिए हमें मालूम है कि एक यूकैरियोटिक सेल में कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल देखने मिलते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जो है वो तरह के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। और वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, कोशिका के अंदर जो है वो कंपार्टमेंट या खंड को बनाते हैं, ठीक है, मालूम है हमको ये बात, अच्छे से मालूम कोई बात, ठीक है ना। लेकिन क्या कहा मैंने? मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। क्या बोला है इसमें? पर इनमें से कई ऐसे हैं जिनके कार्य आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ थैलियों को बनाया, ठीक है, मैंने कहा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल है, पूरा नेटवर्क है पूरा, ठीक है। इसने कुछ थैलियों को बनाया, इसने क्या किया, इसने कुछ थैलियों को बनाया कि ये थैलियां आगे जाके फ्लैट हो गई, ऐसे फ्लैट हो गई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? मैंने कहा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने ट्रांजिशनल वेसिकल, टीवी ट्रांजिशनल वेसिकल, संक्रमणीय थैली बनाई, उसके ट्रांजिशन वेसिकल बनाया, इसने थैलियां बनाई, ठीक है। अभी सुनोगे भाई, अभी नोट मत करना, सुनिए, ठीक है। थैलियां बनाई, थैलियां आगे जाके जो है फ्लैट हो गई, गोल्जी बॉडी बन गया, गोल्जी बॉडी ने थैली बनाई, लाइसोसोम बन गया, ठीक है, वेसाइकल बन गए जिनमें कि कुछ केमिकल इकट्ठे वेसाइकल बन गए, ये वेसाइकल आपस में फ्यूज किए तो बड़ा सा वैक्यूल बन गया, बड़ा सा जो है वो वैक्यूल बन गया, इसमें कई केमिकल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी,
लाइसोसोम, वेसिकल्स, ये सब आपस में कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड? क्योंकि सब एक दूसरे से बनते चले आ रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं और बड़ा हिस्सा कवर कर रखा है इन्होंने अंदर का, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेटा बात कर रहे हैं हम के द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, जो छोटे छोटे वेसिकल के फ्यूज होने पर बनेगा वो वैक्यूल, ये सब में शामिल है। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या शामिल है, याद रखना बेटा, यहां पर जिन वैक्यूल की हम बात कर रहे हैं ये सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, ये नॉर्मल छोटे छोटे वैक्यूल है। ये नॉर्मल वैक्यूल है एनिमल सेल के, ये सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, याद रखना। मैंने क्या कहा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या शामिल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने कहा याद रखना, एंडो मतलब अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाल के समान, नाम खुद कहता है कि मैं कैसा दिखता हूं, नाम खुद कहता है मैं कैसा दिखता हूं। गोल्जी बॉडी कहता है देखो भैया मैं एक बॉडी या स्ट्रक्चर हूं, इसको कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था। कैमिलियो गोल्जी एक महान साइंटिस्ट है, एक बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने मेरे को डिस्कवर किया, इसलिए मेरा नाम गोल्जी बॉडी बन गया। लाइसोसोम कहता है मेरा नाम से तुम्हें मालूम नहीं चलता क्या कि मेरा नाम कहता है इस बॉडी या स्ट्रक्चर मतलब सोम, और मैं लाइसिस ऑफ सेल कर सकता हूं, मैं सेल को डाइजेस्ट कर सकता हूं, इसलिए मेरा नाम लाइसोसोम है। हर सेल अगर अपने नाम से खुद बतला रहा है, वो खुद कह रहा है वो कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, अभी सुनिए बात, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल उसके अंदर शामिल है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कोई वास्ता ही नहीं है, बोलता है मेरे पड़ोस में रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेरे पड़ोस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है लेकिन मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई संपर्क नहीं उससे, मैं बात नहीं करता उससे। ठीक है, अच्छा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहता है यार हमारा भी काम डिफरेंट टाइप का है, हमारा काम है सबको भोजन बना के देना, हमारा कोई वास्ता नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ना तो कभी हमने उससे कोई थैली ली हमने, ना दी उसको हमने। ठीक है भाई, और पर ऑक्सीसोम कहता है यार देखो हम भी बॉडी स्ट्रक्चर है, छोटी थैली है, हमारे पास भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम प्रेजेंट है, और हम फोटो रेस्पिरेशन में देखा हमने, मेन रिएक्शन किसने किया था, मैंने किया था, पर ऑक्सीसोम ने किया था। वो कहता है कि हमारा भी आज तक जिंदगी में हमने कभी इनसे कोई वास्ता नहीं रखा। ये बात अलग है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पिताजी हैं, लेकिन बचपन में हम अलग हो गए थे इनसे, हमको गोद लिया इन लोगों ने, हमारा कोई वास्ता भी नहीं बचा इनसे। अच्छा, पर ऑक्सीसोम बनता कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता भाई हमने तुमको बनाया, आज तुम नाता तोड़ रहे हो हमसे, आज बोलते हो हम सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। हाँ नहीं है तो नहीं है, काम हमारा डिफरेंट है, तुम्हारे काम से कोई वास्ता ही नहीं हमारा, तुम सारे मिलके पता नहीं क्या कर रहे हो। पर ऑक्सीसोम ने नाता तोड़ दिया, उसने बोला भैया हम तो नहीं साथ में इनके। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन से घिरे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, लेकिन जिन सेल ऑर्गेनल का आपस में संबंध है, कनेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, फंक्शनल तरीके से, कार्य के तरीके से कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल्स को बनाया, वेसिकल्स ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने फिर वेसिकल्स को बनाया, उन वेसिकल्स ने वैक्यूल्स को बनाया, कुछ वेसिकल जिनमें एंजाइम भरे हुए वो लाइसोसोम कहलाए। सब जुड़े हुए आपस में, एक काम बंद करेगा दूसरे का काम अपने आप बंद हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है हमें भाई हमारा तो कोई लेना ना एक ना देना दो, हमारा कोई संबंध नहीं। क्लोरोप्लास्ट कहता है जिंदगी में कभी हमने नाश्ता ही नहीं रखा इससे हमने। पर ऑक्सीसोम बोलता है बचपन में ही घर छोड़ दिया था हमने, जन्म होते साथ ही हम अलग हट गए थे इनसे कि हमने कहा हम तुम्हारे तरीके से काम नहीं करेंगे। अब आई बात समझ में, स्टोरी याद रखना है कि क्या बोलता है आपसे। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system. ठीक है, ये very IMP frequently asked क्वेश्चन में से एक है बेटा, ऑल इंडिया पीएमटी में, एनटीए नीट के अंदर। ठीक है ना, क्लियर है ना, है ना मजेदार पॉइंट। ठीक है, चलिए ये बात समझ में, हमको समझ में आ गया कि ये सेल के अंदर जो अड़ोसी पड़ोसी उनमें संबंध कैसे हैं। हमने कहा अच्छा ये 3-4 लोग मिलके रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये आपस में इन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम बोलते हैं हमारा कोई संबंध नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम किस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जाल के समान। बायोलॉजी में मैंने कहा था रेटिकुलर, रेटिकुलम मतलब जाल जाल जाल, कई जगह पाएगा। क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन का जाल, रेटिकुलर क्लोरोप्लास्ट, जाल के समान क्लोरोप्लास्ट। भूल गए? भूल गए क्या? किसमें होता है? कि स्टार शेप किसमें होता है? जिग्नेमा में होता है। कप शेप या ग्रिडल शेप किसमें होता है? यूरोथिक्स में होता है। कि स्पाइरल शेप किसमें होता है? स्पाइरोग्राम में होता है। कि भूल गए? उडोगोनियम में कैसा होता है? अब आया याद, है ना? ऐसे ना भूला करो, ठीक है? कोई पिछले जन्म की बात नहीं पूछता, मैं पिछले लेक्चर की बात पूछता हूं, समझ गए? ठीक है, हंस रही, ठीक है, भूलना नहीं बेटा, ना पिटाई लगेगी नहीं तो। चलो, है ना? अब बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील्स द presence of a network of or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। कई बार बताया, मैंने बताया आपको कि यदि आप एक यूकैरियोटिक सेल में झांक कर देखेंगे ना, तो आपको एक पूरा का पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो शहर है, जो आपका सिटी है, इसमें कोई नेटवर्क है या नहीं है? आप बोलोगे अरे सर हमारा तो फोन में तो जियो का नेटवर्क है। अरे दादा, उस नेटवर्क से भी ऊपर उठ के सोच लिया करो कभी, है ना? मोबाइल के नेटवर्क से ऊपर उठ के भी कभी सोच लिया करो। आपके पूरे शहर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेटवर्क है जो पूरा सिस्टम मैनेज किए हुए। जानते हैं क्या है वो? अच्छा, एक काम करो, मुझे बताओ, छोटी क्लास में आप थे तो कभी आपने हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ी ढंग से? पढ़ी होगी तभी तो आप बड़ी क्लास तक पहुंचे हो, है ना? क्लास से मुझे याद आया कि बहुत सारे बच्चे, बायोमेंटर्स के बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं संख्या नहीं बता पाऊंगा आपको, plentiful of message we are having on email, on our support team के मैसेज पेट के, they score 97, 98, even 99% in biology के। एंड कई बच्चे फिजिक्स में 98 है, और सबने अमर सर को, संजय सर को, मेरे को थैंक्स बोला इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई अपनी महानता, मैं बोल रहा हूं कि बच्चे, इतने अच्छे बच्चे हमारे पास जुड़े हुए थे और जिन्होंने अभी 12th दिया है, कि हमें बहुत गर्व महसूस हुआ मिट के। हालांकि हम 12th, 11th और 12th का कोचिंग क्लास हम नहीं है, और हम इसको हमेशा डिमोटिवेट भी करते हैं। हम बोलते भी कि भैया हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाएंगे, आप हमसे उम्मीद मत कीजिए बोर्ड के लिए, लेकिन हम इतना जरूर बोलते हैं हम जो पढ़ाएंगे उससे बोर्ड में आपको पूरा फायदा मिलेगा। बच्चों ने जो है उसका फायदा उठाया, और बच्चे जो है वो जबरदस्त फोड़ के आए एग्जाम में, आउटस्टैंडिंग करके आए। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना? सैल्यूट टू कमांडोज के, कि तुमने ऐसा करके दिखाया के। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कितना ही अच्छे परसेंटेज आ जाए, लेकिन यदि नीट में नहीं निकाले ना तो प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा। मैं आपके अच्छे परसेंटेज की पूरी वैल्यू करता हूं बेटा, मैं पूरा सम्मान देता हूं आपको, लेकिन मैं बोलता हूं आपसे कि लड़ाई अभी बाकी है, काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे अच्छे बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, ऐसे अच्छे प्रतिबद्ध बच्चे मेरे पास है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप लोग मुझसे मिल जुड़े, और आप लोग जो है मेरी मेहनत को आप लोग ऐसे साकार कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई बच्चे जो है मुझे टॉप की रहेंगे ना, ऑल इंडिया ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ओनली फ्रॉम बायोमेंटर्स। क्लियर? नो कंट्रोवर्सी की एक ही आदमी का 3 लोग छाप रहे हैं, नहीं, हमारा बच्चा, ठीक है, फोड़ के दिखाएगा वो। मैंने पहले भी कहा आपसे, ये भी मत सोचिए कि वो क्या करते हैं वो लोग, है ना, वो जो अब नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को जो है वो इकोनॉमिक उसका लालच देते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई लालच में नहीं होती है आपको के, बायोमेंटर से पढ़ते कोई लालच में। आप मेरे कमांडो है, मेहनत कर रहे हैं आपके, मैंने बोला ना ला क्या ये 1 लेके आइए, ठीक है, 5 लाख रुपीस मैं दूंगा, ठीक है। हाँ वो 10 देंगे तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे कमांडो बिल्कुल प्रतिबद्ध है, उनको पता है कि नहीं सर ने बोला है मतलब बोला है, बात खत्म होगी बस, ठीक है। अब बेटा इतनी सी बात है कि मतलब मेरे को जो आपने अभी करके दिखाया 12th बोर्ड के अंदर, अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाया आपने, बस यही हमको नीट के अंदर चाहिए, है ना। चलिए, तो हाँ कहां बात थे हम थे यहां पे कि मैंने कहा था कि शहर के अंदर एक नेटवर्क है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, कभी हिस्ट्री में क्या पढ़ा तुमने, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सुना है कि नहीं सुना, कि भूली बिछड़ी बात दिख रही है।
पूछते थे वो कि हड़प्पा की संस्कृति में क्या खास था, और आप उत्तर लिखा करते थे, हड़प्पा की संस्कृति में घरों के सामने ढकी हुई नालियां बनती थी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसकी जो निकास, शहर की जो निकास व्यवस्था थी कि नालियां बनाई गई थी घरों के सामने के, पूरा एक नेटवर्क था, शहर की सारी गंदगी बाहर जाया करती थी। हड़प्पा के अंदर खुदाई में मिलता है। अच्छा, आपके पूरे शहर में, मुंबई के अंदर भी हम देखें, जैसे मुंबई की मैं बात करूं, यहां पे सड़कों के नीचे सीवर लाइन डली। हिंदी फिल्मों में देखा आपने, टिंग टिंग हीरो भागता है, अचानक से वो मैन होल चोरी कर रहा है, वो मैन होल के छोटा मोटा नहीं करता, बड़ा बड़ा काम करता है हीरो। आजकल के हीरो भी विलेन है, विलेन भी हीरो, कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट में जो मर गया मतलब वो विलेन था, जो जिंदा रह गया मतलब वो हीरो था, यही समझ में आता है आजकल की मूवी में। पूरे कैरेक्टर उलट पुलट दिए इन्होंने। अब होता ये कि वो मैन होल से टिंग टिंग खोला, मैन होल से बाहर निकला। मेन होल गड्ढा, नाली है उसके अंदर, इधर से उधर पहुंच गए, उधर से उधर, पुलिस दौड़ती जा रही है, पुलिस इस गड्ढे से जा रही है उधर। हे, सच में मेन होल होते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े भयंकर भयंकर होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि यदि खुला रह जाए ढक्कन उसका तो पानी का ऐसा भंवर बनता है कि लास्ट ईयर की बात है, मुझे लास्ट 2 साल पहले की बात है, एक बॉम्बे हॉस्पिटल के एक बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बड़े डॉक्टर थे, काफी बड़े डॉक्टर थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे वो अपने घर जा रहे थे, सड़क पे पानी भरा हुआ था, उन्हें लगा कि चलो अब घर तक पहुंचना है, पेशेंट भी वेट कर रहे होंगे, तो वो पैदल निकल लिए, कार से उतरे पैदल। लेकिन सामने थोड़ी दूर पे एक मैनहोल का गड्ढा खुला हुआ था और वहां पे एक भंवर बना पानी का, और उस पानी की चपेट में वो आ गए और वो डूब गए उसमें। 2 दिन बाद बॉडी उनकी कहीं मिली, कहीं किसी जगह पे, बांद्रा के पास समुद्र जहां खुलता होगा, वहां जाके उनकी बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया। बड़ी बुरी घटना थी, एक बड़े डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर को का लॉस हुआ। बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई का बड़ा हॉस्पिटल में से एक है, उसके डॉक्टर थे वो। तो होते हैं ऐसे नेटवर्क, पूरा शहर का जा रहे हैं, सीवर सिस्टम है, यानी वो सिस्टम यहां से सामान को वहां से, मतलब सब पूरा, यानी सब कुछ भेज रहा है। ऐसे ही आप इमेजिन कीजिए कि सेल के अंदर भी ऐसे कई सारे पाइपलाइन बिछी हुई है, सारे पाइपलाइन, किसको कहां भेजना है, इसको बाहर भेजना है, इसको इधर भेजना है, लेफ्ट राइट कहां मुड़ना है, ये पाइपलाइन पूरी की पूरी नेटवर्क के समान बिछी हुई है सेल के अंदर। एंड दैट पाइपलाइन, पाइप है तो पाइप तो होगा ना भाई, ये कवर तो होगा उस पाइप में, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, पूरी पाइप नेटवर्क प्रेजेंट है पूरे मिनट के, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है के, समझ रहे हैं आप, ऐसा जाल फैला होता है पूरा। ठीक है, चल अब हम क्या बात करते हैं, अब पाइप के अंदर, एक तो पाइप के अंदर वाला हिस्सा होगा, एक पाइप के बाहर वाला हिस्सा होगा, सिंपल सी बात है। हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर की जगह होती है, उसको 2 कंपार्टमेंट में वो बांट देता है। एक तो अंदर का जो ईआर, जो मैंने कहा ना कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पाइप है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मैंने कहा एक हिस्सा है, सिस्टर नहीं बोलते हैं इसको, हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो मैंने कहा एक पाइप का ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको, ट्यूब दिखाई पड़ रहा है, ट्यूबुलर, मैंने कहा ना दे आर बेसिकली टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के, छोटे ट्यूब के समान संरचनाएं होती हैं के। अब इसमें क्या होगा बेटा, बाहर यहां साइटोप्लाज्म होगा, इसमें यहां साइटोप्लाज्म होगा, और इसके अंदर क्या भरा होगा, इसके अंदर ईआर फ्लूइड भरा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्लूइड इसके अंदर भरा होगा। तो क्या होता है, एक होता है बेटा जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल, ल्यूमेन के अंदर, ये क्या है, ल्यूमेन है, इसलिए ल्यूमिनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, ईआर फ्लूइड बोलते हैं इसको, हम ल्यूमिनल फ्लूइड बोलते हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। और एक ल्यूमेन के बाहर वाला है तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो याद रखना बेटा के, ये वर्ड याद रखना के, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमेन के अंदर मतलब पाइप के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ईआर का, उसके अंदर का हिस्सा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है, और बाहर का क्या कहलाता है, वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर, देखिए आपके। और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो जाल होता है ना, इसका विस्तार कहां से कहां होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये समझ सके, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन में हमें मालूम है पोर होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने कहा ये पोर मार दिया, हमने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर दिखाई पड़ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे होते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, ऐसे नेटवर्क के समान निकले होंगे ये, ठीक है, ऐसे जी देख रहे हैं आप, ये पूरा पाइप के समान स्ट्रक्चर बैठ के। तो मतलब ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से निकलकर जो है ये पूरे साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन तक ये जुड़े होते हैं,
ठीक है, ऐसे पूरा ऐसा पूरा नेटवर्क ये फैला होगा। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, यदि आप इसको यदि आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको ऐसा पाइप दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं अनब्रांच के। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पर राइबोसोम जुड़े होंगे, ऐसे 80S राइबोसोम जुड़े होंगे। इनको क्या बोलेंगे? इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जिनमें नहीं जुड़े होंगे उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर किस बात का है? सरफेस पर राइबोसोम जुड़ा होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, नहीं जुड़ा होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या देखा हमने देखा ये हमें दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी न्यूक्लियस। ये तो न्यूक्लियस हो गया बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर दिखाई पड़ रहा है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है। और देखो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे जो है राइबोसोम जुड़ा हुआ है, जो राइबोसोम जुड़ा है, जिस पर राइबोसोम जुड़ा है वो क्या है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिस पर नहीं जुड़ा हुआ है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर? इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा, ये एग्जाम में पूछा आता है, इंपॉर्टेंट फिगर है। लेवलिंग करने को ऑलरेडी आ चुका बेटा जो है वो नीट के अंदर। क्लियर? ठीक है, देखिए एक दूसरा एंगल के दूसरा व्यू देख रहे हैं हम एनसीईआरटी की इमेज के अलावा। एक दूसरा व्यू यहां पर हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ER से कनेक्टेड है और ER का पूरा नेटवर्क जो है वो हमको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? देखिए, क्लियर? रफ एंड स्मूथ ER को आप देख रहे हैं। रफ में राइबोसोम अटैच। अब ये राइबोसोम कौन से हैं बेटा? पता आपको ये राइबोसोम कौन से? ये 80S राइबोसोम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये 80S राइबोसोम होते हैं। दीज आर दी 80S राइबोसोम। ठीक है, क्लियर? The endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to their outer surface. Important point है। ठीक है, the endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called the rough endoplasmic reticulum. जिनमें नहीं होता है उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर? ठीक है, पहले बेटा हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में, फिर इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर में आपको हर जगह पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है ना? फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली कहां देखने मिलेगा आपको? अरे ऐसी सेल्स जो प्रोटीन को बना रही होंगी और प्रोटीन को बाहर भेज रही होंगी। देखो ये राइबोसोम, मेरी बात ध्यान रखें, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। लेकिन राइबोसोम प्रोटीन को बना के सेल के अंदर रखेगा तो कोई भी फ्री राइबोसोम काम कर सकता है। लेकिन ER, यदि कोई राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रोटीन को बना के वो ER के थ्रू कहीं बाहर भेज रहा होगा या सेल के अंदर कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा वो, तो ऐसी सारी सेल्स जिनको प्रोटीन को बनाना है, बना के प्रोटीन को बाहर भेजना है, जैसे कि मैंने कहा पैंक्रियाटिक सेल हुआ, पैंक्रियास का सेल हुआ, पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाती है ना? ठीक है, कई सारी सेल्स होती है जो एंजाइम को बाहर रिलीज करती है। तो कैसे रिलीज करेंगी? वो इन्हीं की हेल्प से बाहर रिलीज करेंगी, ER की हेल्प से। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वे उन सेल्स के अंदर आपको बड़े पैमाने पर डेवलप दिखाई पड़ेंगे जो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में और उनके सिक्रीशन में। वेरी IMP, वेरी इंपॉर्टेंट के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको उन सेल्स में आपको अधिक डेवलप देखने मिलेंगे, उसमें आपको अधिक डेवलप देखने मिलेंगे जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होंगी और प्रोटीन का जो सिक्रेशन करती होंगी। ठीक है, क्लियर? दे आर एक्सटेंसिव, ये पूरे सेल में फैले होते हैं, कंटिन्यूअस विद द आउटर मेंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक तरफ ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं और एक तरफ ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, बताया मैंने आपको। ठीक है, The smooth endoplazmic reticulum is the major site of synthesis of lipid के ऐसी सेल्स जो लिपिड का निर्माण करती है बेटा, जो लिपिड को बनाती है, उनमें आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप फॉर्म में देखने मिलेंगे। मतलब जो सेल्स प्रोटीन को एक्टिवली बनाएगी उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप होगा, और जो सेल्स लिपिड को बनाएगी उसमें क्या होगा बेटा? उसमें जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप होगा। तो इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR के, जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी जो है मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है? एक तरह का स्टेरॉइड है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। कैसे बनता है?
ये स्मूथ ईआर की हेल्प से बनता है। तो सेल के कई सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो लिपिड नेचर के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रकृति के होते हैं, उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के निर्माण में, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जबकि रफ ईआर जो है प्रोटीन के को बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा हमने, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है। तो एक काम करें, थोड़ा सा हम इसमें क्रोनोलॉजी भी लिखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार किसने देखा? फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय गार्नियर। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने देखा बेटा? गार्नियर ने देखा। ठीक है, एंड ही गैव द टर्म इर्गेस्टोप्लाज्म, और इसके लिए उन्होंने इर्गेस्टोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय, के पहली बार देखा किसने इसको? गार्नियर ने देखा, और इसके लिए उन्होंने इर्गेस्टोप्लाज्म वर्ड का इस्तेमाल किया। और मैंने कहा था आपसे, बायोलॉजी में खोजता कोई और है, देखता कोई और है, खोजता कोई और है, नाम कोई और देता है। ठीक है, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू पोर्टर के, परंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज का श्रेय पोर्टर को दिया जाता है। पहली बार देखा था गार्नियर ने, और इसको इर्गेस्टोप्लाज्म कहा था, बट द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ ईआर गोज टू पोर्टर, परंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज का श्रेय पोर्टर को दिया जाता है। ठीक है, एंड द पोर्टर प्रपोज टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द को भी प्रस्तुत किया। पोर्टर प्रपोज द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द को भी प्रस्तुत किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट के, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने किया? पोर्टर, क्लाउडे और फुलमैन ने किया। ठीक है, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलमैन के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सूक्ष्म संरचना को सब सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउडे और फुलमैन ने बतलाया। ये होता क्या है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज, की मेम्ब्रेन से घिरी गुहाओं का एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, जो सेल के अंदर एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल को कहां भेजना है, पूरा ट्रांसपोर्ट अंदर का मैनेज करता है। मतलब ये कि सेल के अंदर में जो मॉलिक्यूल को कहां से कहां भेजना है के और कम्युनिकेट कैसे करना है सेल से, ये पूरा डिसाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस काम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये कनेक्टेड होता है, और एक बड़े एक्सटेंसिव नेटवर्क के रूप में, एक जाल के रूप में ये फैला होता है। ठीक है, ठीक, और इसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और बेसिकली ये उन प्रोटीन को बनाते हैं जो जिनको हमें बाहर सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना होता है। इसलिए आपको जो प्रोटीन सिक्रेटिंग जो सेल्स होती हैं, जो एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने वाली सेल होती है, वहां पर ये आपको डेवलप फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलेगा आपको। देखिए कैसे है ना, ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है, वहां पर राइबोसोम जुड़ा हुआ है। राइबोसोम कैसे प्रोटीन को बना के अंदर की ओर छोड़ देता है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के थ्रू उसको हम कहीं भी भेज सकते हैं उसको हम। ठीक है ना, क्लियर? तो देखिए आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज को दिमाग में रखना, आपको स्क्रीनशॉट मटेरियल ले लीजिएगा इस इमेज का, और ये इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है जो पूरा आपको बतला रहा है। क्या बतला रहा है आपको? ये कि ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये है न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जो है बकायदा एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा हमने, और इसमें राइबोसोम अटैच है, 80s राइबोसोम होते हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा? रफ ईआर कहलाता है, जहां अटैच नहीं है उसे हम स्मूथ ईआर कहते हैं इसमें। और देखिए बेटा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये वेसिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और इन वेसिकल्स को हम ट्रांजिशनल वेसिकल कहते हैं, और ये गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गोल्जी बॉडी को प्रोड्यूस करता है, गोल्जी बॉडी को बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर? और जो न्यूक्लियर इनवेलप है, नाभिक का जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में एक गैप होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होगा, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस ल्यूमिनल स्पेस के साथ में कंटिन्यू होती है, क्योंकि जो ल्यूमेन है ईआर का, भाई देख सिंपल सी बात है, ये मैंने कहा ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर होते हैं। ठीक है, ठीक, और ये ईआर जुड़ा हुआ है इससे, तो ये जो है ना, ये क्या है बेटा? ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, और इंटरेस्टिंग बात ये कि सेल डिवीजन में हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। फिर कहते हैं हम कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, वापस बन गई। तो पता है आपको क्या होता है?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपने अंदर ले लेता है, तो मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, वापस बना देगा, वापस आ जाती है। ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपेयर होने और एपेयर होने में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अभी एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम जो है वो अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे, देन हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने पहले भी कहा आपसे बेटा कि पहले हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं, भाई एनसीईआरटी में ये लिखा है, सारे पॉइंट के डाउट क्लियर किए हमने, और उसका थोड़ा सा हमें डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है ताकि हम रेंज ऑफ एमसीक्यू को बेटा कवर कर सके, है ना। ठीक है, तो आप मेरे साथ बेटा मेहनत करते रहिए। मुझे मालूम है कि कई बार बच्चों को लगता है कि सर एनसीईआरटी के बाहर क्यों आ रहे हो बेटा, क्यों मैंने पहले कहा ना कि केवल और 11th और 12th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, और नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिशन में आपका एक्स्ट्रा एज लेने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.